Hello students, welcome to HK Academy. Myself Dr. Hemant Kumar. Today we are going to start the lecture of the series called Public Administration in India, titled Journey of E-Governance in India and Digital India Program. आज हम भारत में लोक प्रशासन सीरीज का अगला अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है भारत में ई शासन की यात्रा और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जिन थीम्स को शामिल किया गया है उनमें है ई गवर्नेंस इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ ई गवर्नेंस, ई शासन का विकास, फेजेस ऑफ ई गवर्नेंस के चरण, ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस, ई शासन के उद्देश्य, बेसिस ऑफ ई गवर्नेंस, ई शासन के आधार, कॉन्सेप्ट ऑफ 6C इन ई गवर्नेंस, ई शासन में 6C की अवधारणा, फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस, ई शासन की विशेषताएं, बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस के लाभ, लिमिटेशंस ऑफ ई गवर्नेंस, ई शासन की सीमाएं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टुवर्ड ई गवर्नेंस, ई शासन की ओर सरकारी पहल और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ ई गवर्नेंस। Realizing the importance of electronics in governance, the Government of India established the Department of Electronics in 1970. However, the establishment of the National Informatics Center (NIC) in the year 1977 was the first major step towards e-governance in India. After 1980, the use of computers in government offices increased to a large extent, after which the focus gradually shifted to software, database and information management. भारत सरकार ने शासन में इलेक्ट्रॉनिकी के महत्व को समझते हुए 1970 में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना की। हालांकि वर्ष 1977 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) की स्थापना भारत में ई शासन की ओर पहला मुख्य कदम था। 1980 के बाद सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर के उपयोग को बड़ी मात्रा में बढ़ाया गया, जिसके बाद धीरे धीरे सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, सूचना प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। A major development for e-governance was the launch of the NICNET, National Satellite-Based Computer Network, in 1987. After this, the District Information System of the National Informatics Center was started to computerize all the district offices in the country. In 1999, the Union Minister of Information Technology was created by the government. By the year 2000, a minimum agenda for e-governance was issued by the central government for implementation all ministries and departments. ई-गवर्नेंस के लिए मुख्य विकास 1987 में निकनेट, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क को प्रारंभ किया गया। इसके बाद देश में सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटर युक्त करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र की जिला सूचना प्रणाली प्रारंभ की गई। 1999 सरकार के द्वारा केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बनाया गया। वर्ष 2000 तक केंद्र सरकार के द्वारा सभी मंत्रालय और विभागों में कार्यान्वयन के लिए ई गवर्नेंस के लिए न्यूनतम कार्य सूची जारी की गई। The Government of India enacted the Information Technology Act 2000 to strengthen electronic communication, through which the use of information technology was legitimized, and similar laws and mechanisms were also developed by many state governments. भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को वैधता प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाया
और इसी तरह के कानून और तंत्र भी कई राज्य सरकारों द्वारा विकसित किए गए। The National E-Governance Plan 2003, envisaged by the Department of Information and Technology, aims to improve speed, transparency among citizens who seek such information। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2003 का उद्देश्य ऐसी जानकारी चाहने वाले नागरिकों के बीच घटी पारदर्शिता में सुधार करना है। The right to information, an active social law, entered the history of Indian democracy in 2005, forcing public institutions to provide information to citizens who request it। सूचना का अधिकार एक सक्रिय सामाजिक कानून 2005 में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में प्रवेश किया। सार्वजनिक संस्थानों को अनुरोध करने वाले नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए मजबूर करता है यह अधिनियम। To ensure effective applications in e-governance, on 18 May 2006, the central government approved the National E-Governance Project with 31 mission mode projects and 10 components drafted by India's Department of Information and Technology and Administrative Reforms and prepared by the Public Grievances Department। The objective of the scheme is to make all government services available to the common man and to ensure the efficiency, transparency and reliability of these services available at affordable prices to meet the basic needs of the common man। 18 मई 2006 को ई गवर्नेंस में प्रभावी अनुप्रयोगों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 31 मिशन मोड परियोजनाएं और 10 संस्थकों के साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना को मंजूरी दी, जिसका प्रारूप भारत के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया। इस योजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए सभी सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराना और आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। Currently, 749 million people in India, around 749 million people in India are using the internet, and broadband connections are expected to reach 5,50,000 villages by 2022। वर्तमान में भारत में 749 मिलियन लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और ब्रॉडबैंड कनेक्शन 2022 तक 5,50,000 गांवों तक पहुंचने की उम्मीद है। द फेजेस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया कैन बी सीन इन द फॉलोइंग स्टेजेस। अर्थात भारत में ई शासन के चरणों को निम्न स्तरों के आधार पर देखा जा सकता है। कंप्यूटराइजेशन। इन दिस फेज गवर्नमेंट ऑफिसेस आर इक्विप्ड with PCs, personal computers, and necessary materials related to them. It involves the use of computers and digitization or computerization of government documents, files, data, information with an emphasis on public information management। कंप्यूटरीकरण। इस चरण में सरकारी कार्यों को पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, उनसे संबंधित आवश्यक सामग्री से लैस किया जाता है। इसमें सार्वजनिक सूचना प्रबंधन पर जोर देने के साथ कंप्यूटर का उपयोग और सरकारी दस्तावेजों, फाइलों, डेटा और सूचनाओं का डिजिटलीकरण या कंप्यूटरीकरण शामिल है। नेटवर्किंग। इन दिस फेज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर कनेक्टेड एंड इंफॉर्मेशन एंड डाटा आर एक्सचेंज्ड बिटवीन देम सो दैट horizontal and vertical communication is intensified। NIC-NAT, National Informatics Centers Network, is effective for this in India। नेटवर्किंग। इस चरण में सरकारी संगठन जुड़े हुए हैं और उनके बीच सूचना और डाटा का आदान प्रदान किया जाता है ताकि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संचार तेज हो। भारत में इसके लिए NIC-NAT, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क कारगर है। ऑनलाइन प्रेजेंस।
In this case, web pages and websites are created by government departments and organizations, and their public presence is made through internet connectivity. ऑनलाइन उपस्थिति, इस मामले में वेब पेज वेबसाइटें सरकारी विभागों और संस्थानों द्वारा बनाई जाती है और उनकी सार्वजनिक उपस्थिति इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से की जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इस फेज को इस वे में समझ सकते हैं कि हमारे देश की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ है सबके आपको वेब पेज देखने को मिल जाते हैं। जब भी आप गूगल पे जाते हो, फॉर एग्जांपल के लिए आपको होम मिनिस्ट्री का देखना है तो गूगल पे जाके आप होम मिनिस्ट्री देखिए, वहाँ पे उसका वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से सभी मिनिस्ट्रीज़ के वेब पेज या उनकी वेबसाइट्स बनी हुई है। ऑनलाइन इंटरेक्शन, the natural result of online presence is open communication between government organizations and citizens, G2G, G2C, G2B and G2E. It includes open communication, electronic voting, electronic democracy, online tendering and online public forum and online survey etc. ऑनलाइन इंटरेक्शन, ऑनलाइन उपस्थिति का स्वाभाविक परिणाम सरकारी संगठनों और नागरिकों G2G, G2C, G2B और G2E के बीच खुला संचार है। स्टूडेंट्स, ये जो है G2G, G2C, G2B, G2E, ये बेसिकली डायमेंशंस है ई गवर्नेंस के, और इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्क्राइब किया है। G2G मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेसेस एंड G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसमें खुला संचार, इलेक्ट्रॉनिक मतदान, इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र, ऑनलाइन निविदा, एक ऑनलाइन सार्वजनिक मंच, एक ऑनलाइन सर्वेक्षण इत्यादि शामिल है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस, ई शासन के उद्देश्य, नागरिकों को बेहतर सुविधा या सेवा प्रदान करना, टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द सिटीजन्स, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन करना, एडेरेंस टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग पीपल थ्रू इंफॉर्मेशन, शासन दक्षता में सुधार, इम्प्रूविंग गवर्नेंस एफिशिएंसी, व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार, इम्प्रूविंग इंटरफेस विद ट्रेड एंड इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये सभी ई शासन के उद्देश्य है। ई शासन का प्रमुख उद्देश्य है नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना, और जो सेवाएं प्रदान की जा रही है उनमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन करना। ई गवर्नेंस या ई शासन सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने का काम करता है, यानी कि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है सूचनाओं के माध्यम से लोगों को एम्पावर करना। ई गवर्नेंस का उद्देश्य है शासन में एफिशिएंसी लाना, या फिर जो शासन की एफिशिएंसी है उसमें सुधार करना। इसी तरीके से शासन का उद्देश्य है व्यापार उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार करना। नाउ बेसिस ऑफ ई गवर्नेंस, ई शासन के आधार, ई गवर्नेंस इज मेनली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स विच इज स्लोली इंक्रीजिंग टू डेवलप। The following are the basis for the development of e-governance. ई शासन मुख्यतः कंप्यूटर और संचार प्रणालियों के नेटवर्किंग के विकास से संबंधित है, जो धीरे धीरे विकसित होने की ओर बढ़ रहा है। ई गवर्नेंस के विकास के आधार जो है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्शन, डिजिटल लिटरेसी। अब हम इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों आधारों को डिफाइन करेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टू स्ट्रेंथन ई गवर्नेंस इट इज नेसेसरी टू हैव इंटरनेट फैसिलिटी। इंटरनेट शुड बी accessible to villages, towns and remote areas. The availability of computers and other computer related devices should be increased in a big way for the use of internet. All government offices need to be computerized. ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए इंटरनेट सुविधा होना काफ़ी आवश्यक है। इंटरनेट की पहुंच गांव, कस्बे, दूर दराज के क्षेत्रों तक होनी चाहिए। इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर और कंप्यूटर के संबंधित अन्य डिवाइस की उपलब्धता बड़ी मात्रा में बढ़ाई जानी चाहिए, या फिर उनमें काफ़ी वृद्धि की जानी चाहिए। सभी सरकारी कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है। नाउ सेकंड इज डिजिटल कनेक्शन। आफ्टर क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फर्स्ट फेज, focus will be on connectivity in the second phase. A hub HUB
will have to be built to collect and flow information and data. Government departments and organizations will have to be brought on the online platform, making access to the internet easy in all areas. The effort should be that all the necessary information available by the government should be available to the public through web pages and websites. पहले चरण में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बाद दूसरे चरण में कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सूचना एवं आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए और उनके प्रवाह के लिए एक हब का निर्माण करना होगा। इंटरनेट की पहुंच को सभी क्षेत्रों में आसान बनाते हुए सरकारी विभागों तथा संगठनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। प्रयास यह होना चाहिए कि सरकार के द्वारा उपलब्ध सभी जरूरी सूचनाएं वेब पेज, वेबसाइट के माध्यम से जनता को उपलब्ध हो। नाउ थर्ड फेज या थर्ड बेसिस, डिजिटल लिटरेसी। टू टेक एडवांटेज ऑफ द एफर्ट्स बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट, it is necessary that the public knows how to use digital mediums. He should have understanding of internet and should have attained digital literacy. In the third phase, the government will try to reach the level of understanding of digital literacy to the peoples. If this happens, contact will be established between government organization, departments, citizen society, etc. through communication online. सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि जनता डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना जानती हो, उसे इंटरनेट की समझ हो और डिजिटल रूप से साक्षरता प्राप्त की हुई हो। तीसरे चरण में सरकार का प्रयास होगा कि डिजिटल साक्षरता की समझ के स्तर तक लोगों की पहुंच पूरी हो सके। ऐसा होने पर सरकारी संगठनों, विभागों, नागरिकों, समाज इत्यादि के बीच संचार के माध्यम से संपर्क स्थापित होगा। स्टूडेंट्स, डिजिटल लिटरेसी आज के समय में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के समय में हर छोटे बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन होता है और उसको ये पता नहीं होता कि उसका यूज़ किस तरह किया जाए, इसीलिए ना चाहते हुए भी वह कई बार ऐसी चीज़ों को देखता है जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। इसीलिए डिजिटल लिटरेसी का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, ताकि क्या चीज़ देखनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं देखनी चाहिए इसका भी हमें पता हो। कॉन्सेप्ट ऑफ 6C इन ई गवर्नेंस। ई शासन में 6C की अवधारणा। नाउ व्हाट आर द 6Cs? दैट 6Cs आर कंटेंट, कनेक्ट, competence, capital, citizen centric, cyber security. So content, securing information related to administration for the future, प्रशासन से जुड़ी सूचनाओं को भविष्य के लिए सुरक्षित करना। कनेक्ट, प्राइमरी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, सूचनाओं का समयबद्ध रूप से जनता तक पहुंच। कंपिटेंस, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रशासन और उससे जुड़ी सूचनाओं की सरल उपलब्धता। कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल टू रन द डिजिटल सिस्टम, डिजिटल तंत्र को चलाने के लिए पूंजी का प्रबंधन। सिटीजन सेंट्रिक, इट शुड बी ईजी फॉर पीपल टू यूज द प्रोसेस अवेलेबल थ्रू डिजिटल मीडियम, डिजिटल माध्यम से उपलब्ध प्रक्रिया को उपयोग में लाना लोगों के लिए आसान हो। साइबर सिक्योरिटी, टू कीप डाटा एंड इंफॉर्मेशन सेफ, आंकड़ों और सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी काफ़ी आवश्यक है। नाउ स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस, ई शासन की विशेषताएं। ई गवर्नेंस इज अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट इन विच स्मार्ट इंडिकेट्स। ई गवर्नेंस स्मार्ट सरकार की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए एक तरीका है जिसमें स्मार्ट इंगित करता है। स्मार्ट मीन्स एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मोरल एंड ए फॉर अकाउंटेबल, R for responsiveness and T for transparency. Now S for small, the bureaucratic process can be limited as much as possible. S for small, नौकरशाही प्रक्रिया को यथासंभव सीमित किया जा सकता है। M for moral, to establish the sense of morality in governance as much as possible and root out the spirit of corruption in it. M for moral, शासन में नैतिकता की भावना को यथासंभव स्थापित करना और उसमें भ्रष्टाचार की भावना को जड़ से खत्म करना। A for accountable,
to establish a sense of accountability in public services as much as possible and to keep all the information related to the government in front of the public. ए फॉर अकाउंटेबल, सार्वजनिक सेवाओं में यथासंभव जवाबदेही की भावना स्थापित करना और सरकार से संबंधित सभी सूचनाओं को जनता के सामने रखना. आर फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, कीपिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड to all the schemes of the government in front of the public through information technology and also taking their feedback from time to time. R for responsiveness, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं के संबंधित जानकारी जनता के सामने रखना और समय समय पर उनकी प्रतिक्रिया भी देना. T for transparency, through this means bringing transparency in all the policies of the government and their decision, their work, their सर्विसेज. टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, इसके द्वारा सरकार की सभी नीतियों, उनके फैसलों, उनके कामों और उनकी सेवाओं में पारदर्शिता लाना. ई गवर्नेंस इंटीग्रेट्स गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. ई गवर्नेंस सूचना और प्रौद्योगिकी के साथ शासन और प्रशासन को एकीकृत करता है. ई गवर्नेंस इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस. थ्रू दिस इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल, सिटीजन्स are represented and their participation is ensured. ई गवर्नेंस शासन की गुणवत्ता में सुधार करता है. इसके माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, नागरिकों का प्रतिनिधित्व किया जाता है और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है. ई गवर्नमेंट रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड रेड टेप इन गवर्नेंस. ई सरकार शासन में कागजी कार्यवाही और राजफिताशाही को कम करती है. E-governance not only facilitates governance but also facilitates access to government services for citizens. E-governance ना सिर्फ शासन की सुविधा प्रदान करता है बल्कि नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को भी सुगम बनाता है. Now benefits of e-governance. E-governance के लाभ. Information technology has made the policies and schemes of the government accessible to all. Everyone's access to information has become equal. सूचना प्रौद्योगिकी ने सरकार की नीतियों योजनाओं को सभी के लिए सुलभ बना दिया है, यानी सूचना तक सभी की पहुंच समान हो गई है. ई गवर्नेंस हैज नॉट ओनली ensuring access to quality services for citizens, but it has also narrowed the gap between rich and poor, urban and rural. ई गवर्नेंस ने केवल नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की है, बल्कि ई गवर्नेंस ने अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण के बीच की खाई को भी कम किया है. थ्रू ई गवर्नेंस द एडमिनिस्ट्रेशन एज रीच्ड रिमोट एरियाज. ई गवर्नेंस के द्वारा प्रशासन दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गया है. ई गवर्नेंस हैज मेड गवर्नेंस मोर रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल. ई गवर्नेंस ने शासन को अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बना दिया है. E-governance has reduced corruption, curbed tax evasion, increased revenue and reduced costs. That is, good governance can be established in fact through transparency and openness in governance. E-governance ने भ्रष्टाचार को कम किया है, कर चोरी पर अंकुश लगाया है, राजस्व में वृद्धि हुई है और लागत में कमी आई है. अर्थात शासन में पारदर्शिता एवं खुलेपन के माध्यम से वास्तव में सुशासन की स्थापना की जा सकती है. All the data becomes easily available to the government through e-governance. Governments can take better decisions by analyzing these data while making various plans and policies. E-governance के माध्यम से सरकार को सारे आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. सरकारें विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाने के दौरान इन आंकड़ों का विश्लेषण कर बेहतर निर्णय ले सकती है. Healthy and transparent dialogue between the public and the government can be strengthened by e-governance. ई-गवर्नेंस के जनता और सरकार के बीच स्वस्थ और पारदर्शी संवाद को मजबूत बनाया जा सकता है. नाउ लिमिटेशंस ऑफ ई-गवर्नेंस. ई शासन की सीमाएं. लैक ऑफ ई-लिटरेसी. द लेवल ऑफ literacy rate in India is low, due to which the benefits of government information and schemes are not available to everyone. ई साक्षरता का अभाव. भारत में साक्षरता दर का स्तर निम्न है, जिसके कारण सरकारी सूचनाओं और योजनाओं का लाभ सभी को नहीं मिल पाता. Inadequate ICT infrastructure. ICT means Information Communication and Technology.
So ICT is one of the most important tools of e-governance, but due to inadequate ICT and a lack of infrastructure in India, a large section of the population does not have adequate means of ICT, due to which the benefits of e-governance and its objectives are not being met equally. अपर्याप्त आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर आईसीटी ई गवर्नेंस के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है, लेकिन अपर्याप्त आईसीटी और भारत में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण आबादी के एक बड़े हिस्से के पास आईसीटी के पर्याप्त साधन नहीं है, जिसके कारण इसका लाभ सभी को नहीं मिल पाता है। ई गवर्नेंस और इसके उद्देश्यों को समान रूप से पूरा नहीं किया जा रहा है। लैंग्वेज ऑब्स्टेकल्स The language medium of information technology is mainly English. Due to a lack of availability in local languages, it is not used due to language. भाषा बाधाएं सूचना प्रौद्योगिकी का भाषा माध्यम मुख्य रूप से अंग्रेजी है। स्थानीय भाषाओं में उपलब्धता की कमी के कारण भाषा के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता है। lacks skilled human resources. India still lacks skilled and trained human resources, due to which resources and schemes related to e-governance are not used efficiently. कुशल मानव संसाधनों की कमी। भारत में अभी भी कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी है, जिसके कारण ई गवर्नेंस से संबंधित संसाधनों और योजनाओं का कुशलता से उपयोग नहीं किया जा सकता है। In terms of information transparency, most of the information and rights provided in the context of e-governance are either misleading or not complete, concise, simple and comprehensible. सूचना पारदर्शिता के संदर्भ में ई गवर्नेंस के संदर्भ में प्रदान की गई अधिकांश जानकारी और अधिकार या तो भ्रामक है या पूर्ण है या संक्षिप्त है, सरल और बोधगम्य नहीं है। मीन्स जो भी ई गवर्नेंस के माध्यम से जानकारी अधिकार प्राप्त किए जाते हैं वो या तो भ्रामक होते हैं या फिर वह पूर्ण नहीं होते, संक्षिप्त नहीं होते, सरल नहीं होते। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टुवर्ड्स ई गवर्नेंस computerized rural information system project. Under this scheme, the government of India has to make the rural development agency in each district aware of such facilities so that it can monitor the implementation of poverty alleviation programs under all district computer based information system. कंप्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना। इस योजना के तहत भारत सरकार को प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास एजेंसी को ऐसी सुविधाओं से अवगत कराना है ताकि वह सभी जिला कंप्यूटराइज्ड सूचना प्रणाली के तहत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकें। ई चौपाल। रूरल फार्मर्स इन इंडिया हैव एक्सेस टू मार्केटिंग देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थ्रू दिस टेक्नोलॉजिकल टूल्स। अंडर दिस arrangement have been made to solve the problems of farmers connected to the village level through ITC Limited in India. ई चौपाल के तहत भारत में ग्रामीण किसानों को तकनीकी उपकरणों के माध्यम से अपने कृषि उत्पादों के विपणन तक पहुंच पर्याप्त है। इसके तहत भारत में ITC लिमिटेड के माध्यम से ग्रामीण स्तर से जुड़े किसानों की समस्याओं का समाधान करने की व्यवस्था की गई है। टाटा किसान केंद्र। In order to help the farmers of the states of Uttar Pradesh, Punjab and Haryana, Tata Chemical Limited has launched a project under which information related to farmers on issues such as groundwater problems, soil problems and weather related problems is made available through the Geographic Information System. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों के किसानों की मदद के लिए टाटा केमिकल लिमिटेड ने एक परियोजना शुरू की है, जिसके तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से भूजल की समस्या, मिट्टी की समस्या, मौसम संबंधी समस्याओं से किसानों से अवगत कराया जाता है। लोक मित्र। द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन हिमाचल प्रदेश, making it easier for all remote areas to access the internet so that their problems can be overcome. यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू की गई थी, जिससे सभी दूरस्थ क्षेत्रों के लिए इंटरनेट का उपयोग करना आसान हो गया है ताकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। ज्ञान दूत। The presence of
disadvantaged tribes in Madhya Pradesh has been made possible through technologically innovative and permanent information quizzes with कम्युनिटी ओनरशिप इन रूरल एरियाज। मध्य प्रदेश में वंचित आदिवासियों की उपस्थिति तकनीकी रूप से नवीन और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वामित्व वाली स्थायी सूचना प्रश्नोत्तरी के माध्यम से संभव हुई है। दृष्टि इन स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ए विजन हैज बीन सेट अप अंडर विच a network has been developed to address the problems related to the distribution and promotion of consumer goods and basic goods which are based on the rural model. Under this, users are being informed about many services through the internet. मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में एक विजन स्थापित किया गया है जिसके तहत ग्रामीण मॉडल पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं और बुनियादी वस्तुओं के वितरण और प्रचार से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक नेटवर्क विकसित किया गया है। इसके तहत यूजर्स को इंटरनेट के जरिए कई सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। आकाश गंगा Sri Kamdenu Electronics Private Limited started a project in 1960 known as Akash Ganga, under which milk producers are started directly from milk collection and facilities are provided to rural milk producers with the help of information and communication technology. श्री कामधेनु इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1960 में एक परियोजना शुरू की जिसे आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत दूध उत्पादकों को सीधे दूध संग्रह से शुरू किया जाता है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की मदद से ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को सुविधाएं प्रदान की जाती है। वसुधा केंद्र हैज बीन सेट अप इन रूरल एरियाज ऑफ बिहार वेयर एवरीवन कैन इजीली एक्सेस इन एन इंटरनेट like service at reasonable prices such as a railway ticket and आधार कार्ड etc. वसुधा केंद्र बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जहां हर व्यक्ति या हर नागरिक वो एक उचित मूल्य पर इंटरनेट जैसे सेवा आसानी से प्राप्त कर सकता है, जैसे रेल टिकट, आधार कार्ड इत्यादि। नाउ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। The Digital India program is a unique initiative of Ministry of Communication and Information Technology. The main objective of which is to enable India in digital form and transform it into a knowledge-based economy, as well as to reshape processes linked to government work, introduce digitized services in them, make information available electronically and make government services accessible to citizens. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक अनूठी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप में सक्षम बनाना और इसे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना, साथ ही सरकारी कार्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं को फिर से आकार देना है। उनमें डिजिटल सेवाओं की शुरुआत करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी उपलब्ध कराना और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना शामिल है। According to projections for December 2022, the percentage of mobile subscribers in India is 90% of the total population, making India the world's second largest mobile subscriber. दिसंबर 2022 के अनुमानों के अनुसार भारत मोबाइल ग्राहकों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 90% है, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ग्राहक बन गया है। Smartphones are a key component in transforming the Digital India program. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बदलने में स्मार्टफोन एक महत्वपूर्ण घटक है। देयर आर 3 मेन एरियाज ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सिविक टूल, एक नागरिक उपकरण के रूप में अवसंरचना। डिमांड डिटरमाइंड गवर्नेंस बेस्ड सर्विसेज, मांग निर्धारित शासन आधारित सेवाएं। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ही समाप्त होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल SK Academy को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।